नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 100 स्पीड न्यूज की शुरुआत करने उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी नॉन स्टॉप लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत बीती रात 3 प्लेन भारत लौटे हैं। रोमानिया की बुखारेस्ट से 219 भारतीयों के साथ इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची, जहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बुखारेस्ट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट मुंबई पहुंची, जहां पर रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने देश वापसी पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर भी लगातार उड़ान भर रहा है। रोमानिया की बुखारेस्ट से ही 210 भारतीयों के साथ एक और C-17 ग्लोब मास्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा और यहां पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देश लौटने पर इन लोगों का वेलकम भी किया। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद की लगातार वतन वापसी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन में इस महायुद्ध में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित बाहर लाने के लिए सरकार ने ये जो अभियान चलाई है, उसी के तहत 600 भारतीयों की वतन वापसी हो पाई है। रोमानिया से 3 विमान लौटे हैं हिंदुस्तान, अलग अलग एयरपोर्ट्स पर। दिल्ली, मुंबई और गाजियाबाद में ये तीनों फ्लाइट्स लैंड हुई हैं और देखिए भारी तादाद में स्टूडेंट्स को सुरक्षित बाहर लाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के बीच पल पल हालात बदल रहे हैं। इस बीच पूरी दुनिया की नजर दोनों देश के बीच शांति बहाली की है। तो आज नेटो की महत्वपूर्ण बैठक है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। रूसी हमले से यूक्रेन में लगातार बिगड़ रहे हालात, तो यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी हुई। हालांकि यूक्रेन रूस के साथ दूसरे दौर की वार्ता के नतीजों से संतुष्ट नहीं है, तो अच्छी बात यह रही कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, इस पर सहमति बन गई। इस बीच दोनों देशों के बीच नागरिकों को सेफ देने पर सहमति बन गई। यानी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन मिलकर कॉरिडोर बनाएंगे। रूस के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की पुष्टि की कि मॉस्को और कीव के बीच यूक्रेन में नागरिकों के लिए निकासी मार्ग स्थापित किया जाएगा। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा कि दोनों पक्ष मिलकर नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा बनाएंगे और भीषण लड़ाई वाले क्षेत्रों में भोजन और दवा पहुंचाएंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल जल्द ही तीसरे दौर की बातचीत के लिए टेबल पर आमने सामने होंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले बदस्तूर जारी हैं। बिगड़ते हालात के बीच आज नेटो के विदेश मंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। तो रूस में भी मार्शल लॉ लगाने की पुतिन तैयारी कर रहे हैं। इस मसले पर आज रूसी संसद में एक इमरजेंसी बैठक है। तो उधर भीषण जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक्शन में है और यूक्रेन युद्ध की जांच की तैयारी में जुट गया है। आज संयुक्त राष्ट्र ने भी एक आपात बैठक बुला ली है। जैसे जैसे यूक्रेन पर रूसी आक्रमण तेज हो रहा है, यूरोपीय देश भी अपनी नीतियों में बदलाव ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी ने रविवार को कहा कि वो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनजर नीतिगत बदलावों की श्रृंखला में अपने रक्षा बजट में 2% का इजाफा कर रहा है। तो पश्चिमी सहयोगियों के दबाव का लंबे समय तक विरोध करने और क्रेमलिन के प्रति बहुत अधिक उदार रवैया अपनाने के आरोपों के बाद जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार भेजने पर भी सहमति व्यक्त की है। दूसरी ओर स्वीडन और फिनलैंड रूस की चेतावनियों की अनदेखी करते हुए अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो में शामिल होने का विचार कर रहा है। और रूसी हमले से यूक्रेन की जमीन दहल रही है, तो दोनों देश के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी है साथ साथ। लेकिन अब ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति से सीधी बातचीत करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। खून खराबे और भीषण जंग के बीच यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दौर भले ही जारी है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। दोनों देशों के प्रतिनिधि भले ही इस बातचीत को आगे बढ़ाने के मूड में हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। तो बिगड़ते हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी बातचीत चाहते हैं। गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत की अपील करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये इस युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुतिन को संबोधित करते हुए कहा, हम रूस पर हमला नहीं कर रहे और हम उस पर हमला करने की योजना नहीं बना रहे हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं? हमारी जमीन छोड़ दो। पुतिन द्वारा विश्व के नेताओं को मशहूर लंबी मेज पर बैठाकर चर्चा का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, मेरे साथ बैठो और इस पर हल निकालो। उधर रूसी सेना ने यूक्रेन के जेरनिहाइव सिटी पर हमला कर दिया। इसमें 22 लोगों की मौत हो गई।
रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के बीच भारतीयों को जंग के मैदान से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की तो छात्रों ने पीएम की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जंग की जमीन से लौटे ये भारतीय छात्र हैं। पीएम से मुलाकात कर सभी छात्रों ने अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान पीएम मोदी हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों से बात करते भी दिखे। पीएम मोदी ने सभी छात्रों के साथ फोटो भी खिंचवाई। 15 मिनट की इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बच्चों को ये भरोसा दिया कि अगले 10 साल के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि छात्रों को पढ़ने के लिए देश से बाहर नहीं जाना पड़े। पीएम ने कहा, हमारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले हमारे देश में 80-90 हजार सीटें थी, अब 5 साल में 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने उतने नए 10 साल में बन जाएंगे। इस मुलाकात के बाद यूक्रेन से लौटे छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। और यूक्रेन में जारी जंग के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश लौटने वाले इन छात्रों की पढ़ाई का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। क्या छात्रों के डॉक्टर्स बनने का जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो पाएगा? इस रिपोर्ट को देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध से संकट में फंसे करीब 16,000 भारतीय मेडिकल छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। उन्हें ये लगने लगा है कि अब उनका आगे क्या होगा। उन्हें ये लगने लगा है कि उनके डॉक्टर बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय इन छात्रों को भारत के कॉलेजों में दाखिला दिलाने की कवायद कर रहा है। सरकार की कवायद से यूक्रेन से लौटे छात्रों की एडमिशन की उम्मीद जगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाइसेंस कानून में बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि संभव है कि इस मुद्दे पर अहम बैठक हो और इस मामले पर मेडिकल कमीशन कोई फैसला भी ले। आपको बता दें कि यूक्रेन में 6 साल में MBBS होता है, फिर 2 साल इंटर्नशिप होती है। ऐसे में पढ़ाई में रुकावट आई तो हजारों बच्चों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। तो यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच फ्रांस ने भारत की जमकर तारीफ की है। फ्रांसीसी राजदूत यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता जरूर मिलनी चाहिए। I mean, India is a foreign country. India is very much attached to, like we are, to strategic autonomy. India has the habit, and we respect that, to make its own decision according to its interests and principles. So nobody should say what India should do. That's first. ये भारत में फ्रांसीसी राजदूत एमेनुएल लेलिन हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। यूक्रेन और रूस में भीषण जंग के बीच फ्रांसीसी राजदूत ने भारत की भूमिका की दमकर तारीफ की तो भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता देने के लिए आवाज बुलंद की। एमेनुएल लेलिन ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत की आवाज दुनिया में सुनी जाती है। रूस यूक्रेन मसले पर फ्रांसीसी राजदूत ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन की बहुत मदद कर रहे हैं। यूरोप के सभी देशों ने यूक्रेन को मानवीय सहायता के अलावा उपकरण, हथियार भेजने का फैसला किया है। और उत्तर प्रदेश की सियासी महाभारत में अंतिम दौर के चुनाव का शोर है। आज बीजेपी का चुनाव प्रचार के लिए मेगा प्लान होगा तो दूसरी पार्टी भी पीछे नहीं है। क्या है सभी पार्टियों का प्लान? इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के सियासी संग्राम में आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम का मेगा शो है तो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका और राहुल गांधी भी पीछे नहीं हैं। यूपी में 7वें चरण में पूर्वांचल के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत आज पीएम मोदी मिर्जापुर में 12 बजे जनसभा को संबोधित करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो भव्य रोड शो करेंगे। पीएम वाराणसी में अपना रोड शो मलदहिया पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू करेंगे। ये रोड शो लहुराबुर कबीर चौरा होते हुए विश्वनाथ धाम तक जाएगा, जहां दर्शन पूजन करने के बाद पीएम मोदी दोबारा रोड शो शुरू करेंगे और सोनापुर 80 होते हुए लंका BHU गेट पहुंचेंगे। यहां मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उधर पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में आज प्रियंका और राहुल गांधी भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं अखिलेश यादव मऊ, गाजीपुर और चंदौली में धुआंधार प्रचार करेंगे।
और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही फिलहाल, तो इन मुश्किलों से उबरने की वो लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं। आज यहां पर डोरंडा ट्रेजरी मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। लालू यादव ने अपनी याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों को आधार बनाते हुए जमानत देने की गुहार लगाई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस मामले में जितनी सजा सुनाई गई है उसका आधा समय वो जेल में गुजार चुके हैं। आपको बता दें कि डोरंडा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा के खिलाफ लालू यादव ने हाई कोर्ट में अपील भी दाखिल की है। और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतीश राणे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज दोनों की मुंबई पुलिस ने तलब किया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत के बाद मुंबई के मालवणी पुलिस थाने में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस में शिकायत के बाद दोनों को पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसके तहत नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे को पुलिस थाने में आज हाजिर होना होगा। केंद्रीय मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदनाम किया। इस संबंध में दिशा के माता पिता ने नारायण राणे पर अपने मृत बेटी को बदनाम करने पर आपत्ति जताने के बाद केस दर्ज करवाया है। मामले में पुलिस की मेयर किशोरी पेडनेकर की शिकायत के बाद उनके 2 सदस्यों ने सालियान के घर का दौरा किया था और उनके माता पिता के बयान दर्ज किए थे। और देश भर में भले ही कोरोना संक्रमण की हर दर जो है वो कम हो रही है, लेकिन कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। वैसे लोगों को संक्रमण का जोखिम अब भी बना हुआ है। आखिर आईसीएमआर ने कहा क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना को जड़ से मिटाना है तो टीका जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक टीके की एक भी खुराक नहीं ली, उनमें संक्रमण का जोखिम अभी भी सबसे अधिक बना हुआ है। इन लोगों में कोरोना की मृत्यु दर भी सबसे अधिक है। इतना ही नहीं, बीते दिनों कोरोना की तीसरी लहर में 92% मौतें टीकाकरण न करवाने की वजह से हुई। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने ये साफ कर दिया है कि देश में पिछले साल जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तब तक केवल 2.1% लोगों का टीकाकरण हो पाया था, लेकिन तीसरी लहर तक देश के 97% लोगों ने पहली और 82% लोग वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। इसी का असर है कि भारत में संक्रमण की तीसरी लहर काफी हद तक नियंत्रण में रही। जिन लोगों ने दोनों खुराक लगाई, उनमें संक्रमण का बचाव 99% तक दर्ज हुआ। वहीं नीति आयोग ने अपील की है कि ऐसे लोगों को आगे आकर टीकाकरण पूरा करना चाहिए, जिनका एक या फिर दोनों खुराक लेना बाकी है। तो कुछ और खबरें आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।